ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आई खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ताजनगरी में लगातार बढ़ रही हैं बलात्कार की घटनाएं। बाराखंबा की रहने वाली महिला के साथ तमंचे की नोक पर हुआ दुराचार। थाना छत्ता के बेलनगंज में हंगामा। नगर निगम के कर्मचारी को क्षेत्रीय लोगों ने पीटा। अतिक्रमण के मलबे को हटाने के नाम पर शराब पीकर कर रहे थे हंगामा। न्यू आगरा पुलिस के हत्थे चढ़ा मध्य प्रदेश का वांटेड। डकैती के मामले में वांछित है, पकड़ा गया 10,000 का इनामी। और एडीए बोर्ड की बैठक में चढ़ा मंडलायुक्त का पारा। विभागीय कामों में ढिलाई के लिए अधिकारियों पर गुस्सा उतारा। और अब खबरें विस्तार से। आगरा शहर में बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। थाना शाहगंज के बाराखंबा में एक युवती को तमंचे की नोक पर उसके ही पड़ोस में रहने वाले युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाया। घटना बीते गुरुवार की है। सोमवार रात डरी सहमी महिला ने थाने पहुंचकर बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएं और कानून बनाए गए, लेकिन इसका कोई लाभ महिलाओं को शायद नहीं मिल रहा। आबरू लुट जाने के बाद थाना कोर्ट के चक्कर लगाना पीड़ित महिलाओं की आम बात हो चली है। ऐसा ही मामला थाना शाहगंज के बाराखंबा का है, जहां 4 साल पहले शादी करके आई सुनीता को क्या पता था कि उसके ही पड़ोस में रहने वाला लड़का उसकी इज्जत को तार तार कर देगा। महिला का आरोप है कि पड़ोस का रहने वाला राजा महिला के बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रहा था। वो महिला और बच्चे को तमंचे की नोक पर खेड़ा करके लल्लूपुरा ले गया और महिला की आबरू लूटी। दीदी अपने बेटे के लिए कपड़े लेते हुए समय पीछे रह गई थी मुझसे। मैं थोड़ा आगे चली गई थी उनसे, तो मैं अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीद रही थी, तो मेरी बेटी मुझसे हाथ छुड़ा के थोड़ा आगे निकल गई थी। तो उस समय वो बंदा आया, स्टॉल ओढ़ा हुआ था, उसके हाथ में कट्टा था। मेरी बेटी को अपनी गोद में उठाया उसने और कट्टा लगा लिया था, स्टॉल ओढ़ा हुआ था, और मुझसे ये बोला चुपचाप चल मेरे साथ में, वरना तेरी बेटी को यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। सब वो मुझे ऑटो में बैठा के ले गया अपनी। जी सर, मैं शोर कहाँ से मचाती, लल्लूपुरा ले गया था सर अपनी बहन के घर पे। वहाँ पे सर उसने मेरा बलात्कार किया। अकेले लोग था और भी कोई? अकेला था सर। अच्छा, क्या कह रहा था आपसे? मुझसे मैं बोल तो रही हूँ सर आपको। बहन कुछ कह रही थी उसकी बहन? उसकी बहन उसके मायके में थी, उसकी बहन, उसका घर खाली था। जी सर। खट्टा रख दिया था आपने? मेरी बेटी पे था सर गोद में। कब की घटना है? जी सर, शुक्रवार नहीं, 20वीं पार की घटना है सर। सर मैं इतनी डरी हुई थी, हिम्मत ही नहीं थी। मैं और मेरा पति अकेला है, कोई भी नहीं है सर, और हम इतने गरीब लोग हैं कि राजा नाम है सर। कई दिनों से डरी सहमी महिला ने इस घटना की जानकारी अपनी बहन को दी और हिम्मत जुटाकर थाने पहुंची। थाने में आप बीती बताई और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। ये आरोप है कि मेरा पड़ोसी जो है हमको यहाँ से खैरागढ़ लेके गया और खैरागढ़ में मेरे साथ बलात्कार किया। इस महिला के इस तहरीर पर जो है मुकदमा पंजीकृत शाहगंज में कर लिया गया है और कार्रवाई हुई है इसके खिलाफ। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। महिला का मेडिकल कराया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना छत्ता के बेलनगंज में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब देर रात आए नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण के मलबे को उठाया जा रहा था, जिस पर क्षेत्रीय लोगों ने पैसे लेकर शराब पीकर काम के बहाने उगाही करने के आरोप लगाए और निगम कर्मचारियों की पिटाई कर दी। व्यापारियों द्वारा पिटे हुए कर्मचारी ने घटना की जानकारी अपने उच्च अधिकारी के संज्ञान में डाल दी है। थाना छत्ता के बेलनगंज इलाके में उस वक्त हंगामा हो गया जब देर रात नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण का मलबा उठाकर सफाई कार्य चल रहा था। अतिक्रमण में अपनी जमीन दुकान गंवाने वाले खिसियाए व्यापारियों ने निगम के कर्मचारियों पर पैसा लेकर शराब पीकर काम करने के आरोप लगाए और बुलडोजर से खींचकर निगम कर्मचारी की जमकर पिटाई की। रात में काम करने की वजह बताते हुए कर्मचारियों का कहना है कि दिन में भीड़ होने के कारण रात में ही काम हो पाता है, और वहीं व्यापारियों का कहना है कि पैसा उगाही हो रही है और पैसा ना देने पर दुकानों को क्षति पहुंचाई जा रही है। वो प्लेटफॉर्म तोड़ेगा नाली के जो अंदर है, जिसको सिटी मजिस्ट्रेट ने भी पास किया है, उसके बावजूद इनको रोकने पर विरोध करने पर इन्होंने चाटा मारने की और दुकान के अंदर अवैध नाला निकालने की मुझे धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। व्यापारियों को चोर बताया। ये क्षेत्र के इंस्पेक्टर है, सुपरवाइजर है, इनका सफाई की सब चीज की व्यवस्था की इनकी जिम्मेदारी है, पर ये समय शराब के नशे में हालत में व्यापारियों को चोर
गंदा अभद्र गालियों को देकर इन्हें प्रयोग किया गया है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग व्यापारी चाहते हैं कि इनके खिलाफ विरोध बड़ी से बड़ी विरोध कार्रवाई की जाए। नगर निगम से हमारी इस बात का बिल्कुल निवेदन है। राम बारात के लिए समय कम बचा है और इसी के चलते शहर से अतिक्रमण के मलबे के साथ साथ सफाई कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। इसी के चलते निगम के सफाई कर्मचारियों को रात में भी काम करना पड़ रहा है। भूदेव ने अपने साथ हुई मारपीट की सूचना अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाल दी है। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब देखना होगा कि शहर में चल रहे कार्य को बिना रुकावट के पूरा कब तक किया जा सकेगा। ये मैम ऐसी बात नहीं है। हम तो चोरी करने आएंगे, इनकी प्रॉपर्टी ये बता दीजिए। आप शराब पी हुए हो अभी? नहीं, आपने अल्कोहल लिया है क्या? जो तो आप काम सुबह भी कर सकते थे। सुबह बाबा जय इस बाजार में हो सकता है जेसीबी मशीन से लेके आप भी जानते हो। लोग व्यापारी क्या करें आपसे, क्या बात है? ये इन्हें थप्पड़ मारा है, ये मेरी गलती हुई है। इन्होंने मेरी गाल पर थप्पड़ मारा है। नहीं, ये बताइए आप, ये रात में दोपहर में मशीन चल सकती है इस रोड पे? नशे की हालत में हो तो हो आप? यार सब कर दें ड्रिंक तो रात में करते हैं, सब लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। थाना न्यू आगरा पुलिस के हत्थे चढ़ा मध्य प्रदेश का वांटेड अपराधी। एमपी पुलिस ने जिसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। पकड़ा गया बदमाश जनपद फिरोजाबाद के टूंडला का रहने वाला है, जिसे न्यू आगरा पुलिस ने हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना न्यू आगरा पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लग गई जब उसने वाटाबक्स चौराहे से एक शातिर अपराधी को दबोचने में कामयाबी हासिल कर ली। मुखबिर की सटीक सूचना के चलते आगरा पुलिस ने जीतू दीक्षित नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पता चला कि जीतू मध्य प्रदेश का वांटेड क्रिमिनल है, जिस पर वहां की पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। थाना पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है, जिसमें डकैती के मामले में वो वांछित भी चल रहा है। गिरफ्तार किया गया शातिर अपराधी फिरोजाबाद जनपद के टूंडला का रहने वाला है। पुलिस ने जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है, जिसके मुताबिक जीतू के पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। एडीए में आयोजित हुई बोर्ड की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सीलिंग से जुड़े मुद्दे और होटल लीला जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से वार्ता हुई। बोर्ड के सदस्यों का कहना था कि ज्यादातर प्रस्तावों पर सहमति तो बनी, 2 मामलों को लेकर कमेटी बनाए जाने के मंडलायुक्त ने आश्वासन दे दिया है। सोमवार को एडीए में बोर्ड की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें होटल लीला को लेकर भी अहम चर्चा होनी थी। तो वहीं आगरा में 150 से 200 बिल्डिंग सील का मामला भी बोर्ड के मेंबर्स ने उठाया। साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर के 3 बड़े भूखंडों को लेकर भी मेंबर्स ने एडीए पर सवाल खड़े किए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने और जिलाधिकारी पंकज कुमार भी इन मुद्दों से इत्तेफाक रखते नजर आए। बोर्ड के मेंबर का कहना था कि इस बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें ज्यादातर पर सहमति बन गई, जिसमें इनर रिंग रोड पर भी हुए कुछ बदलाव शामिल है। 20 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है और उसमें करीब सभी पास किए गए हैं। और जो एक लीला होटल का मामला था उसके दोनों प्रस्ताव ड्रॉप किए गए हैं। बाकी जितने भी न्याय हित में और जनहित में कार्य थे वो सभी पास किए गए हैं। इनर रिंग रोड पे ज़्यादा चर्चा हुई है, उसे तेजी से काम करने का मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, तो उस पर ज़्यादा बात। और किस तरह की चर्चा जो है? बोर्ड के एक और सदस्य ने बताया कि आगरा विकास प्राधिकरण में नियमों को अनदेखा किया जा रहा है। जहां अन्य प्राधिकरणों में सीलिंग खोली जा रही है, तो वहीं आगरा में सीलिंग को खोलने पर रोक लगी है, जिस पर मंडलायुक्त ने कमेटी बनाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में 3 बड़े भूखंडों पर जिनका आरक्षित मूल्य 12,000 होने के बाद भी 25,000 और 62,000 तक पहुंच गया है, लेकिन एडीए अधिकारी अब भी लापरवाही दिखा रहे हैं, जो कहीं न कहीं उनकी मंशा पर सवालिया निशान है। कि विकास प्राधिकरण क्या आरक्षित मूल्य 12,000 के स्थान पे जब बोली गई तो उसमें एक 52,000 रुपये, एक 62,000 रुपये वर्ग मीटर की बोली अधिकतम आई थी। नियमानुसार सब पैसे उसमें जमा थे और जो सिक्योरिटी जमा होती है वो भी जमा थी। उसके बावजूद प्राधिकरण ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का उसको स्वीकार नहीं किया। इसके जाँच का विषय है। इसमें अध्यक्ष महोदय कमिश्नर साहब ने एक कमेटी बनाई है और उसकी जांच की जाएगी, इसमें कौन दोषी है। बोर्ड की बैठक में सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा शिल्पग्राम पर बने वाले होटल लीला को लेकर था, जिसमें उम्मीद जताई जा रही थी कि भूमि का लैंड यूज चेंज कर होटल मालिकों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। लेकिन मामला जटिल होने के कारण मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने इसे लखनऊ के लिए भेजने की बात कही। प्रस्ताव रखा था
जो आगरा प्राधिकरण 150 से 200 सीलें भवनों पर लगी हुई हैं 2 साल में, उनको खोलने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए एक्ट के अनुसार, क्योंकि उत्तर प्रदेश के और प्राधिकरणों में उस एक्ट के अनुसार खोली जा रही है, तो आगरा में क्यों नहीं खोली जा रही, जिससे 40 से 50 करोड़ रुपया प्राधिकरण को मिलेगा। यदि ये समन शुल्क ही एक स्रोत ऐसा है जो कि क्या नाम है आमदनी का जरिया है प्राधिकरण का, और यदि ये सब समन शुल्क वाला काम नहीं हुआ, सील खोलने वाला काम नहीं हुआ, तो आगे जाकर के तनख्वाह देने के लिए भी कर्मचारियों को दिक्कत होगी। बोर्ड की बैठक में जिलाधिकारी पंकज कुमार, नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह, एडीए बीसी मनीषा त्रिघाटिया सहित अन्य विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। हाल ही में एनजीटी में जवाब दाखिल करने पर सिंचाई विभाग और एडीए पर एनजीटी की नाराजगी के बाद एडीए में एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर एडीए अधिकारियों पर सख्त दिखाई दिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए अवैध निर्माणों पर रोक के साथ शमन शुल्क में भी इजाफा करने के आदेश जारी किए हैं। मंडलायुक्त की सख्ती देख एडीए अधिकारी भी काफी सहमे हुए नजर आए। दूर क्षेत्र में हुए निर्माणों पर एनजीटी की नाराजगी के बाद अब मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर भी खासे नाराज हैं। एनजीटी को लेकर एडीए में हुई बैठक पर मंडलायुक्त की नाराजगी साफ देखने को मिली, जब मंडलायुक्त ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए अपने काम में सुधार लाने की चेतावनी दी और काम से असंतुष्टता भी जाहिर की। मंडलायुक्त ने आखिरी चेतावनी बताते हुए जल्द काम में सुधार न होने पर एडीए की कमान अपने हाथ में लेने की भी बात कही। आपको बता दें कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार एडीए के शमन शुल्क में भी इजाफा किया गया है, जो पहले से 250 करोड़ रुपए अधिक है। पहले जहां 15 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, वहीं अब बढ़कर 1750 रुपए हो गया है। इतना ही नहीं, एनजीटी को लेकर मंडलायुक्त इन दिनों काफी सख्ती भी दिखा रहे हैं और अधिकारियों को अपने काम में गंभीरता लाने की हिदायत भी देते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ अब एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। सोमवार को बैप्टिस्ट स्कूल बैठक में दौरान प्रधानाचार्य पर संघ ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पूर्व प्रिंसिपल भी शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। एंग्लो बंगाली गर्ल्स इंटर कॉलेज का जो मुद्दा है, प्रधानाचार्य जो है कई वर्षों से वहाँ की शिक्षिकाओं का उत्पीड़न करती आ रही है। हमने बात को अधिकारियों के बीच में ले जाके सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आज तक उसकी समझ में नहीं आया। अब उसके खिलाफ आज आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी और उसको कैसे सबक सिखाया जाए, ये यहाँ तैयारी होगी। एसएसपी साहब के यहाँ कोई एक लेटर प्रधानाचार्य महोदया ने लगा दिया है और कहा है कि हमारे एंग्लो बंगाली स्कूल की एक दुर्गेश शर्मा मैडम है, उन्होंने संगठन को बुलाया, शिक्षक संघ को बुलाया और ये धमकी दी कि पटक पटक के मारेंगे, और ये सब बेकार की बातें उन्होंने ऐसे लिख के एसएसपी साहब के यहाँ लगाया है, जो कि बिल्कुल असत्य है। ऐसा किसी ने किसी से नहीं कहा, ना कोई युद्ध हुआ, ना कोई ऐसी बात हुई कि कोई किसी को मारेगा। केवल ये बात थी कि उन्होंने शिक्षिकाएं समय पर आई थी और उन्होंने कुछ शिक्षिकाओं के नाम भेज दिए थे और वेतन काटने की बात हुई थी। संगठन ने कहा तुम सब एक हो जाओ और कोई किसी का वेतन नहीं कटेगा, ये सब बात थी। और प्रधानाचार्य ने पता नहीं क्यों दुर्गेश शर्मा का नाम लेके और संगठन को कई भी अधिकारियों का नाम लेके और ये कह दिया है कि ये सब कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992।
श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। अब एक बाद अगली खबर। आगरा में औसत से भी कम हुई बारिश ने किसानों के साथ साथ जिला प्रशासन का सरदर्द बढ़ा दिया है। इसकी ओर से कभी भी शासन से आगरा को सूखाग्रस्त जिला घोषित करने की मांग की जा सकती है। दरअसल आगरा में अभी तक महज 35% ही बारिश हो पाई है। मानसून की इस बेरुखी से फसल पर भारी फर्क पड़ा है, जिसने किसानों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। आगरा में मानसून की बेवफाई ने किसानों की हालत पतली कर दी है, जो खेतों में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन बारिश नहीं होने से उसके सारे किए कराए पर पानी फिर गया है। पूरे मौसम में कभी कभार हुई बारिश ऊंट के मुंह में जीरे जैसे साबित हो रही है। किसानों के साथ साथ जिले का प्रशासन भी इस बात को लेकर काफी गंभीर है। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने भी उम्मीद जताई है कि शेष समय में शायद इंद्रदेव मेहरबान हो जाएं और जिले का कुछ भला हो, नहीं तो चारों तरफ से जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कभी भी उठ सकती है। प्रशासन को इस बात की भी चिंता सता रही है। यहाँ बता दें कि आगरा में सामान्यतः 522 मिलीमीटर के करीब औसतन बारिश हुआ करती है, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद अब तक महज 182.7 मिलीमीटर ही बरसात हुई, जिसने किसानों से लेकर आम आदमी को भी बेहाल कर दिया, जो गर्मियों और उमस झेलने को मजबूर है। विभागीय आंकड़ों की बात करें तो अब तक मात्र 35% ही पानी बरसा है, जो आज के समय में बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। एसएन मेडिकल कॉलेज के बाद जिला चिकित्सालय में भी चिकित्सा सुविधाएं भगवान भरोसे हैं। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कई घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है और हैरत की बात तो ये है कि कभी कभी इंतजार करते करते चिकित्सक महोदय छुट्टी का हवाला देकर निकल जाते। जिला चिकित्सालय में भी चिकित्सा सुविधाएं भगवान भरोसे चल रही है। यहाँ इलाज कराने आने वाले मरीजों को सुबह से कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है। कई घंटों के इंतजार के बाद भी कई बार मरीजों को बिना चिकित्सक के परामर्श के ही लौटना पड़ता है। जिला चिकित्सालय प्रशासन की ओर से बुजुर्ग महिलाओं एवं गंभीर रोगियों के लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। हो गया 1 घंटा, यहाँ पे व्यवस्था है ही नहीं है जो सही से खड़े हो सके। इतनी धूप हो रही है, गर्मी हो रही है। बिजली है बदन में और फुंसियाँ सी उठ रही हैं। यहाँ का परेशानी है। यहाँ मैं डॉक्टर को दिखाने आए हैं, पहले भी आए थे दिखाने के लिए, कोई लाभ नहीं मिला। फिर आए इनके पास दिखाने के लिए। कितनी देर से लाइन में लगे? लाइन तो हमें काफ़ी समय हो गया यहाँ पे, ना हमें करीब घंटा भर से ज़्यादा हो गया। उससे पहले पर्चा बनाने में भी बहुत टाइम लगा। करीब हम यहाँ पे करीब 10 बजे के आए हैं। अभी ये टाइम यहाँ तक ये अभी तक डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाए अभी तक। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चिकित्सकीय परामर्श के लिए पहले मरीजों को लाइन में लगकर पंजीकरण कराना होता है। पर्चा बन जाने के बाद परामर्श के लिए एक बार फिर से लाइन लगानी पड़ती है। कई बार तो मरीज सुबह से दोपहर तक इंतजार ही करते रहते हैं। चिकित्सक ठीक 1 बजे ड्यूटी खत्म होने की बात कहकर चले जाते हैं। जिला अस्पताल में मरीज और तीमारदारों के बैठने तक के लिए स्थान नहीं है। ऐसे में कई बार मरीज हार कर गंदगी वाले स्थान पर ही लेटने को मजबूर होते हैं। जिले का एकमात्र जिला पुस्तकालय इन दिनों बदहाली से जूझ रहा है। कहने को इस पुस्तकालय में 50,000 से भी ज्यादा दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह है, पर इन्हें पढ़ने कोई नहीं आता। और पढ़ने आए भी तो कैसे? इस पुस्तकालय पर 24 घंटे ताला जो लगा रहता। जिले का एकमात्र जिला राजकीय पुस्तकालय कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है। सुबह से शाम तक राजकीय पुस्तकालय में ताला लटका रहता है।
सोमवार को ताज न्यूज के कैमरे की नजर बंद पड़े पुस्तकालय पर पड़ गई। अभी कैमरा शुरू ही हुआ था कि आनन फानन में एक कर्मचारी वहां आ गया। कैमरा चलते देख कर्मचारी ने बंद पड़े कक्षों के ताले खोलना शुरू कर दिए। आज से करीब 50 वर्ष पहले बने इस पुस्तकालय में 50,000 से भी ज्यादा पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को लोहे की रैक में रखा गया है, पर इन पुस्तकों को पढ़ने यहाँ कोई नहीं आता, और आए भी कैसे। यहाँ हर समय ताला जो लटका रहता है। कर्मचारियों की तो बात छोड़िए, पुस्तकालय अधीक्षक ही कार्यालय से नदारद रहते हैं। जिला राजकीय पुस्तकालय में आधुनिक सुविधा युक्त वाचनालय भी है। इस वाचनालय की कुर्सियां भी हमेशा पाठकों का इंतजार ही करती रहती हैं। हैरत की बात तो यह है कि किसी भी अधिकारी का ध्यान आज तक इस ओर नहीं गया। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस पुस्तकालय के कर्मचारी भी घर बैठे ही वेतन ले रहे हैं। एडी अधिकारियों की नई योजना के चलते अब तक लाल किले के दीदार से वंचित रहने वाले विकलांग पर्यटक भी लाल किले का दीदार कर सकेंगे। इसके लिए एडीए नई गोल्फ कार के जरिए किले की चढ़ाई को अब तक न चढ़ पाने वालों के लिए जल्द ही एक 4 सीटर गोल्फ कार की व्यवस्था करने जा रहा है, जिसमें बैठकर विकलांग लोग किले की चढ़ाई चढ़ सकेंगे। किसी भी इंसान के लिए विकलांगता एक अभिशाप हो सकती है, लेकिन उसकी इच्छा और सपने किसी से कम नहीं होते। लेकिन कई स्थानों पर विकलांगों की विकलांगता सपनों को तोड़ने का काम करती है। ऐसी ही पीड़ा लाल किले का दीदार करने आने वाले विकलांगों को सहनी पड़ती थी, जो विकलांगता के कारण लाल किले की चढ़ाई चढ़ने में असमर्थ होने पर बिना दीदार के ही लौट जाते थे। लेकिन अब एडीए उन लोगों के लिए भी एक गोल्फ कार का तोहफा देने जा रहा है, जिसके बाद 10 रुपए खर्च कर विकलांग लोग अब लाल किले की चढ़ाई आसानी से पार कर सकेंगे और लाल किले का दीदार उनके लिए अब सपना नहीं होगा। करीब 425 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई 2 गोल्फ कारों में से एक गोल्फ कार को दूसरी गोल्फ कार जल्द ही आगरा किले पर विकलांगों को लाल किले का दीदार कराती नजर आएगी, जो अब तक ऊंची चढ़ाई न चढ़ पाने के कारण किले के दीदार से वंचित रह जाते हैं। बहरहाल अभी फिलहाल एक ही कार खरीदी गई है। अगर ये सुविधा लोगों के लिए फायदे का सौदा साबित हो गई तो आगे और कारें बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। 31 दिसंबर 2015 के बाद 10 साल पूरे कर चुके सीएनजी ऑटोज को आगरा शहर की परिधि छोड़नी पड़ सकती है। मंडलायुक्त की बैठक के बाद डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आरटीओ को आदेश जारी किए हैं कि ऐसे सीएनजी ऑटोज की लिस्ट तैयार की जाए जिसने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं और इनके स्थान पर ई रिक्शा को परमिट जारी किए जाए। बीते दिनों हुई मंडलायुक्त की बैठक के बाद डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर संजय माथुर ने आरटीओ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और मंडलायुक्त के आदेश पर अमल करने पर चर्चा की। साथ ही तैयारी के आदेश भी दिए, जिसके अनुसार जो सीएनजी ऑटो अपने 10 साल पूरे कर लेगा उसके परमिट निरस्त कर उस पर ई रिक्शा को परमिट दिया जाएगा। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से ई रिक्शा के नए मॉडल को लाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में निर्णय हुआ है टीटीजेड वाली बैठक में, उसमें निर्णय हुआ है कि 10 साल पुराने जो भी ऑटो रिक्शा हैं, सीएनजी से जो संचालित ऑटो रिक्शा हैं, शहर में चल रहे हैं, लगभग 7,000 हैं, तो 10 साल पुराने जो भी होते जाएंगे, जिनकी अवधि सीमा 10 साल पूरी हो जाएगी, उसके बाद उनको जो है फिर से ऑटो रिक्शा के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। वो ई रिक्शा ले आवें, ई रिक्शा ही उस पर प्रतिस्थापित करावें और उसके बाद फिर उसको ई रिक्शा पे परमिट ऑलरेडी है, ये उनका केवल रिन्यूअल होना है, केवल वाहन स्थापित करना है, तो वो ई रिक्शा से ही होगा। ई रिक्शा से चलावें जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा, बैटरी से संचालित है ई रिक्शा, तो शहर में किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने विभागीय अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि वो एक तरफ 10 वर्ष पुराने सीएनजी ऑटो पर रोक लगाकर उनका परमिट निरस्त करने की कार्रवाई करें, तो दूसरी ओर ई रिक्शा के नए मॉडल के लिए आने वाले आवेदकों को नए परमिट जारी करें। आरटीओ सिटी अशोक कुमार ने बताया कि पुराने ऑटो को रोककर नए रिक्शा को लाने का फैसला पर्यावरण और सुरक्षा व्यवस्था को देखकर लिया गया है, जिसे लागू कराने में परेशानी जरूर होगी, लेकिन अंत में उसका लाभ भी देखने को मिलेगा। बिहार में होने वाले चुनावों का असर राजनीतिक दलों पर साफ दिखाई दे रहा है। एक और मोदी ने यू टर्न लेते हुए अधिग्रहण मामले में कई बातों को अहम बताया तो बिहार के लिए विशेष पैकेज देकर राजनीतिक दलों में हलचल पैदा कर दी। कांग्रेस शहर कमेटी भी मोदी के यू टर्न को चुनावी बता रही है और देर से ही सही अधिग्रहण मामले पर मोदी के फैसले को सही ठहरा रही है। मोदी एक है मगर रूप उसके अनेकों हैं, तो वो किस रूप में कहाँ क्या बोलता है ये कोई पता नहीं लगता कि मोदी जी अभी क्या बोल रहे हैं, कल क्या करेंगे। ये काम तो मोदी जी को पहले ही कर देना चाहिए। ये देश हित में है, अगर किसान का कोई हित है तो वो देश का हित है। तो इन्होंने जो किया है तो उसमें सफलता इनकी नहीं है, इनको तो मजबूरी में करना पड़ा, वरना तो मोदी तो बेच चुका था अडानी अंबानी को।
और उन्हीं के लिए ये सारा काम कर रहे थे कि किसी भी तरीके से अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंच जाए, मगर वो कांग्रेस ने नाकाम कर दिया और कांग्रेस ने इसकी लड़ाई लड़ी और आज उसका नतीजा जनता के सामने आया। जो आगामी दिनों में जो चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं, क्या लगता है जिसमें से एक महागठबंधन जो बनाया गया है, कहीं ना कहीं वो महागठबंधन जो भाजपा है या कांग्रेस पर कहीं भारी पड़ेगा, या किस तरह की रणनीति जो है वो आगे चुनाव में? नहीं, देखिए, महागठबंधन जो बना है, महागठबंधन में वो जनता के हित में, अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी अगर महागठबंधन बनता है तो जनता के हमेशा हित में होता है। और बीजेपी की जो रणनीति है, जो चाहे वो किसानों के हित में हो, चाहे किसी के भी हित में हो, तो वो चाहे बिहार प्रदेश के, तो वो मतलब पे अपनी रणनीति को बराबर बदलते रहते हैं। जैसा कि अब आपने देखा होगा कि एक पैकेज भेज दिया करोड़ों अरबों रुपए का, तो कल तक बिहार कहाँ था? हिंदुस्तान के बाहर था। कल भी वहाँ की मजबूरी, वहाँ की गरीबी, वहाँ की बेरोजगारी मोदी जी को नहीं दिख रही थी। मोदी जी भी हिंदुस्तान के हैं, मोदी जी को पहले प्रायोरिटी में लेना चाहिए था। ये पैकेज जो है इलेक्शनों से पहले भेजना चाहिए था, तो ये जनता हित में लगता। आज इलेक्शन आ गए, इलेक्शन भी बहुत करीब में है, वो सरकार अब कौन सी आएगी, वो पैकेज का क्या होगा, ये तो वक्त ही बता। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।